का तमाम ये कम्बोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। ये साल का आखिरी मनी सेंट्रल है और दिन की सारी बड़ी खबरों को समेटे हुए खबरों के विश्लेषण के लिए क्या कहूं, पूरे साल की तरह, हमेशा की तरह मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें हैं इस शो का हिस्सा। शुरुआत दालों की एक खबर के साथ। दालों के आयात पर नहीं लगेगी रोक। आयात जैसा चल रहा है चलता रहेगा, सरकार ने कहा। क्या मतलब है इसका, ये जानेंगे। दक्षिण में बढ़ रही रबी फसलों पर चिंता। दक्षिण भारत में चिंताएं उभर रही हैं। रबी फसलों के उत्पादन को लेकर कुछ चिंता बढ़ रही है। क्या चिंता है, क्यों चिंता है, ये जानेंगे। विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को भारी भरकम नोटिस। सरकार की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं, कुछ रोक लगाई गई है। विदेशी कंपनियों पर यह सख्ती की गई है, क्यों की गई है, ये जानेंगे। नीम हकीमों को प्रमाणित करेगी सरकार। जो पुराने डॉक्टर्स हैं, नीम हकीम हैं, वो डॉक्टर्स नहीं है दरअसल, उनको अब प्रमाणित करने की बात शुरू हुई है। सरकार ऐसा विचार कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे करेगी, ये जानेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर आज होगी आरबीआई की एफएसआर रिपोर्ट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या पता चला, ये जानेंगे विस्तार से। दिन की बड़ी खबर होगी है। और इसके बाद भारत के जेब के सर्वे की बात। आज हाल जानेंगे निवेश का। कमाई का हाल जान लिया, खर्च का जान लिया, बचत का जान लिया, लेकिन आज आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बचत करने का आंकड़ा जितना बड़ा था, निवेश का आंकड़ा उतना ही छोटा है। बचत कर कर अगर निवेश नहीं की तो इसके क्या नुकसान है, ये जानेंगे। निवेश के आंकड़े के भीतर क्या छिपा है, ये भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत खाने की थाली के साथ। सरकार ने कहा कि घरेलू बाजार में सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए कीमतों को नियंत्रण में रखने के प्रयासों के तहत 2025 तक तुअर और उड़द दाल के आयात में कोई अंकुश नहीं लगेगा। तुअर और उड़द का दाल को मुक्त श्रेणी में रखा गया, यानी इसके आयात पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। फिलहाल इन दालों के लिए मुक्त आयात नीति मार्च 2024 तक लागू है। सर, ऐसा क्यों किया सरकार ने, मियाद और बढ़ा दी? हाँ, ये साल की आखिरी खबर और साल की शुरुआत की पहली खबर भी आप मान सकते हैं। आमतौर पर हमारे जीवन में समय सबसे अबाधित और सबसे निरंतर चलने वाली चीज़ है। उसके सापेक्ष सारी चीज़ें बदलती हैं और उस क्रम से कैलेंडर भी बदलता है, साल भी बदलता है, पर समय उसी गति से चलता है और जिस गति से जो चीज़ें सामने दिखती हैं वो दिखाई दे रही। इसलिए साल की आखिरी खबर या साल की पहली खबर ये आई कि यदि आप अगले साल दालों को लेकर, अपने घर की गृहस्थी को लेकर कोई योजना बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि दालें अगले साल भी महंगी रहेंगी। सरकार ने ये बात साल में जाते जाते ये घोषणा कर दी है कि अगले 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक दालों के आयात पर जो ड्यूटी की रियायत है वो बनी रहेगी। मतलब क्या, मतलब इस साल दाल की पैदावार ख़राब रही, अगले साल भी दाल की पैदावार ख़राब रहने की संभावना है। भारत अपनी ज़रूरत की क्षमता का 60 से 70% दाल का आयात करता है, उतना ही आयात करेगा। इसमें भी तुअर और जो मसूर की दाल है, इनको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है और सबसे ज़्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। महंगाई के मोर्चे से अगले साल की शुरुआत दालों की कमी के साथ हो रही है। ये घोषणा सरकार ने इसलिए की है ताकि एडवांस में सौदे किए जा सकें, अगले साल की फसलों के हिसाब से तैयारी की जा सके और बाजार को इसके सेंटीमेंट में संदेश दिया जा सके कि दालों की आपूर्ति और दालों का आयात नहीं रुकेगा। लेकिन खाद्य महंगाई के लिए यहाँ से अगले साल की शुरुआत में ये चिंताजनक खबर है। जलाशयों में जल स्तर घटने की वजह से दक्षिण भारत में रबी फसलों की बुआई पर काफ़ी असर पड़ने की आशंका है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य सिंचाई के लिए इन जलाशयों पर निर्भर हैं। केंद्रीय जल आयोग यानी CWC के आंकड़ों के मुताबिक देश के 150 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में लगातार 12वें हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। सर, ये कितनी चिंता की बात है? हाँ, वैसे ही जैसे साल की शुरुआत और साल का समापन रोटी के बाद से ही होता है और सबसे महत्वपूर्ण है फसल भारत में और उसमें भी रबी की फसल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का मुख्य अनाज यहाँ से आता है। अब जो आंकड़े हमारे पास साल के अंत तक आए वो ज़्यादा चिंता पैदा करने वाले हैं। देश के लगभग सभी हिस्सों में जलाशयों में पानी की कमी दिख रही है। जो बात हमने बार बार आपको मनी सेंट्रल में लगातार बताई है कि इस बार मानसून की अस्त व्यस्त मानसून के कारण भारत में रबी की फसल पर असर पड़ना तय था और वैसा ही दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत के जलाशयों की स्थिति ज़्यादा खराब है। करीब 150 जलाशयों का आंकड़ा सरकार रिलीज़ करती है। जो सरकार का सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसमें लगातार 12वें हफ्ते लगभग
लगभग 60% जलाशयों में पानी के स्तर में गिरावट भी आई है और कुछ में क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है। दक्षिण भारत के जो जलाशय हैं उनमें ज़्यादा चुनौती दिख रही है, इसलिए दक्षिण भारत में रबी की सिंचाई में आने वाले समय में गहरा दबाव भी दिखेगा और उत्पादन में कमी दिखाई देगी। लेकिन उत्तर भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पंजाब भी इसमें शामिल है। पंजाब के जलाशयों में भी पानी का कम स्तर रिपोर्ट किया गया है। महाराष्ट्र, पश्चिम भारत और मध्य भारत में महाराष्ट्र को लेकर खासी चिंता है। महाराष्ट्र में खरीफ की फसल में भी एक बड़ा हिस्सा पानी की कमी से प्रभावित था और अब रबी की फसल में भी पानी की कमी दिखाई दे रही है, सिंचाई की कमी दिखाई दे रही है। इनकी रोशनी में अप्रैल में और मार्च में और अप्रैल में भारत में अनाज उत्पादन की तस्वीर कैसी निकल कर आएगी, आप थोड़ा सा अंदाज तो लगा ही सकते हैं। आंकड़े बाद में हमारे पास मिलेंगे। बुवाई पिछड़ी हुई है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब सिंचाई भी पिछड़ेगी, ये भी लग रहा है इन जलाशयों की जो ताज़ी रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसे देखकर। और इस बीच थाली की महंगाई के भी आंकड़े सामने आए हैं। टमाटर और प्याज के दाम बढ़ने की वजह से जनवरी की तुलना में नवंबर में शाकाहारी थाली की कीमत 15% बढ़ गई है, 30 रुपये 30 पैसे हो गई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, टमाटर और खाद्य तेल की कीमतों में नरमी के कारण चालू वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान शाकाहारी थाली की कीमत काफ़ी हद तक स्थिर रही। लेकिन टमाटर और प्याज की ऊंची कीमतों के चलते जुलाई में शाकाहार थाली की कीमत 34 रुपये तक पहुंच गई थी। अगली खबर, सरकार नीम हकीमों को सर्टिफाई कर सकती है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI के जरिए उन्हें सर्टिफिकेट देने की योजना बन रही है। QCI भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणन का काम करती है। सर्टिफिकेशन का तर्क ये दिया जा रहा है कि नीम हकीमों के पास अपने पेशे से जुड़े जरूरी स्किल्स और क्षमता हैं या नहीं, ये जांचा जाएगा। सर, ये काम हो पाएगा? ये थोड़ा सा विवादित सा फैसला लग रहा है। सरकार की तरफ से इस बात को कहा गया, संकेतों में इशारा किया गया कि भारत में जो ट्रेडिशनल चिकित्सक हैं, जिसमें सांप की झाड़ फूंक का इलाज करने वाले, सड़क के किनारे बैठकर हड्डी जोड़ने वाले पहलवान और इस तरीके के तमाम ट्रेडिशनल या ये पारंपरिक नीम हकीम या इलाज करने वाले लोग हैं जो दुनिया के कई अलग अलग देशों में भी हैं। भारत और चीन में इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। इन्हें किसी तरीके का प्रमाणन दिया जाएगा। मेडिकल कम्युनिटी इस पर क्या प्रतिक्रिया करती है देखने की बात होगी, कि हमेशा ऐसे मुद्दों पर जो चिकित्सा क्षेत्र है उसके गहरे सवाल होते हैं कि इनकी प्रक्रियाएं पुरानी आजमाई हुई तो हैं लेकिन इनका कोई प्रमाणन नहीं है। इनको कैसे प्रमाणित किया जाएगा कि जो आपके जिससे आप अपनी हड्डी का इलाज करवाने जा रहे हैं वो वास्तव में ऑर्थोपेडिक्स जानता है या समझता है कि नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जाता है कि भारत में बहुत सारे लोग इन्हीं डॉक्टर्स से इलाज कराते हैं, जिनमें बहुत सारे क्वैक्स भी हैं, जिन पर अलग अलग सरकारों के दौर में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया रहती है। तो शायद सरकार की तरफ से इरादा ये किया जा रहा है कि इनमें से कुछ को कम से कम प्रमाणित कर दिया जाए, जिसमें ये लगे कि ये उचित और जेन्युइन है, इनके पास इलाज कराया जा सकता है। फैसले में विवाद की पूरी संभावना है और इस पर बहस की भी पूरी संभावना है, लेकिन सरकार की तरफ से इस बात का संकेत जरूर दिया गया है। जब ये प्रस्ताव सामने आएगा तो इंतज़ार रहेगा कि भारत की जो साइंटिफिक और जो चिकित्सक कम्युनिटी है वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी समेत क्रिप्टो एसेट और उनके ऊपर काम कर रही कंपनियों पर सख्ती बढ़ा रही है। भारी भरकम टैक्स के बाद अब नोटिस भेजे गए हैं। 9 विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। इसमें बाइनेंस, कुकॉइन, हुवाई, क्रॉकेन जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई है ये? भारतीय कंपनियों पर भी भारत से की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने भी अब इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को टारगेट किया है। इसलिए किया है क्योंकि आपको याद है कि भारत के क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर तो तमाम सख्ती हुई थी और इसके बाद भारत के ट्रेडर्स ने विदेश में के एक्सचेंजेस से काम करना शुरू कर दिया था। इसमें बहुत से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो नोटिफाइड टैक्स हेवन में काम करते हैं, कैमन आइसलैंड और बाकी जगह, जहाँ से होने वाले संचालनों के बारे में भारत को जानकारी नहीं है। अब यहाँ एक बड़ी दुविधा दिखती है। सरकार एक तरफ एक्सचेंजेस को नोटिस भेज रही है और उनके कामकाज पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ क्रिप्टो के कारोबार को एक तरह से वैध मानकर उस पर टैक्स भी लगा रही। ये दुविधा पिछले 2 साल से चलती रही और इस साल भी खत्म नहीं हो पाई कि क्रिप्टो सरकार की निगाह में वैध है या अवैध है। एक तरफ सरकार की एजेंसियां क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जांच करती हैं, पड़ताल करती हैं और उन पर छापा डालती, और दूसरी तरफ क्रिप्टो के कारोबार पर टैक्स लगाने की व्यवस्था की जाती है। वो प्रक्रिया अभी भी बनी रही, लेकिन भारतीय एक्सचेंजों पर कार्रवाई हो चुकी है। विदेशी एक्सचेंजेस हैं जहां से भारत में सौदे हो रहे हैं, उनसे भी पूछताछ शुरू हुई है। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूटर को जो दिए जाने वाला कमीशन है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। उनको वेरिएबल मार्जिन बढ़ा दिए हैं और फिक्स मार्जिन घटा दिए हैं। जहां कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि ये शर्तें पूरी करना आसान नहीं होगा। HUL ने फिक्स मार्जिन 3.9% से घटाकर 3.3% कर दिया, जबकि वेरिएबल 1 से बढ़ाकर 1.3% किया गया है।
सर क्यों किया ये बदलाव और क्या बदलाव है ये बेसिकली? एफएमसीजी कंपनियों के कारोबार में मांग की कमी, खर्च के पैटर्न बदलने का तौर तरीका दिख रहा है। जैसा हम आपको बताते रहे हैं कि इस पूरे साल भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों ने अपने वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं देखी, यानी उनके सामानों के, उनके उत्पादों की बिक्री मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर नहीं बढ़ी, और जो भी सामान बिके वो प्रीमियम लेवल के सामान बिकना शुरू हुए, और इसलिए बीच में कंपनियों ने कीमतें भी बढ़ाई। कीमतें बढ़ाने का असर मांग और टूटने पर दिखाई दिया। तो अंततः अब ये तीसरी कोशिश एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से की जा रही है, जिससे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन में बदलाव किया जा रहा है। जो लोग कारोबार से जुड़े उन्हें पता होगा कि आमतौर पर एफएमसीजी कंपनियां अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को 4 से 6% का फिक्स्ड कमीशन देती हैं सामान को बेचने पर, और इसके अलावा उसके ऊपर एक और वेरिएबल कमीशन होता है जो सेल टर्नओवर के हिसाब से चीज़ें बिक्री बढ़ाने के आधार पर किया जाता है। जो ताज़ी जानकारी मिल रही है उस हिसाब से फिक्स्ड कमीशन को कम किया जा रहा है, और इसके जरिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात के लिए ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा कि वो बिक्री बढ़ाकर, सेल्स बढ़ाकर अपने कमीशन की प्राप्ति को या कमीशन की रिकवरी को बढ़ाएं। ये एक तरीके से सेल्स पुश करने की भी कोशिश है, बिक्री को बढ़ाने की भी कोशिश है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना है कि कहना आसान नहीं होगा। दिवाली के आसपास, दिवाली के पहले से ही भारत के एफएमसीजी बाजार में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। इस रोशनी में ये जो बदलाव हिंदुस्तान लीवर ने किया है, ये मांग और बिक्री में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये हम हिंदुस्तान लीवर के जब अगली तिमाही के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। देखना यह भी ज़रूरी होगा कि केवल हिंदुस्तान लीवर ही नहीं, बाकी एफएमसीजी कंपनियां जो बाजार में हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, नेस्ले, क्या वो भी इसी राह पर चलेंगी और कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन की प्रक्रिया को बदलेंगी, ये देखना होगा। याद रहे पिछले साल एफएमसीजी कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स का ज़बरदस्त विरोध झेला था, हड़ताल झेली थी, बायकॉट भी झेला था। ये बात आपको याद रहे, पिछले साल की घटना है पूरे साल में ऐसा 2 बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश के बैंकों की स्थिति मजबूत है, लेकिन गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी की स्थिति कुछ कमजोर है। ये बात आरबीआई की ओर से जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के वित्तीय क्षेत्र में 2023-24 की पहली छमाही के दौरान संपत्ति की गुणवत्ता, पूंजी की स्थिति और मुनाफे के स्तर में आया सुधार है। ऐसे में बैंक किसी भी झटके को झेलने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम है। हालांकि मार्च 2023 की स्थिति की तुलना में एनबीएफसी क्षेत्र में कुछ कमजोरियां उभर रही हैं। ऐसे में बैंकों से एनबीएफसी के कर्ज में वृद्धि को देखते हुए जोखिमों पर नजर रखने की जरूरत हो सकती है। आप इस रिपोर्ट को कल मनी सेंट्रल में जो हमने बात कही थी उसी का एक्सटेंशन मान सकते हैं, यही बात की आगे पुष्टि मान सकते हैं कि हाँ, जो कल कहा गया, कुछ जो चिंताएं जाहिर की गई उस पर ये रिपोर्ट भी मुहर लगाती है। सर, सबसे बड़ी चिंता क्या समझ आ रही है? रिजर्व बैंक आमतौर पर बैंकों में के क्रेडिट और फिनांस की एक रिपोर्ट लेकर आता है और उसके बाद एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लेकर आता है। इन रिपोर्टों का संदर्भ समझना जरूरी ताकि आप समझ सकें कि भारतीय बैंकिंग उद्योग में क्या हो रहा है और इसके नतीजे क्या हैं। एफएसआर रिपोर्ट आमतौर पर बैंकों की सेहत की पड़ताल होती है। ये किस्म का एनुअल रिपोर्ट होती है, जैसे आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं वैसे रिजर्व बैंक बैंकों की सेहत की चेकअप करता है। और इसमें केवल बैंक ही नहीं होते, एनबीएफसीज भी होते हैं, लोन देने वाली बड़ी कंपनियां भी होती हैं और बाजार के वित्तीय क्षेत्र के और हिस्से भी होते हैं। और इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से बाजार में विशेषज्ञों के बीच पढ़ा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में भी ये प्रक्रिया है कि बैंकों के हेल्थ चेकअप को सामने लाया जाता है और आरबीआई उसकी पड़ताल करता है। इस बार की रिपोर्ट में हमें 2 बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें उभर कर आई जो सुर्खियों में थोड़ी छिपी हुई थी पीछे। बैंकों की तस्वीर बेहतर रही। हमने आपको बताया कि बैंक पिछले साल लेजी लेंडिंग में चले गए थे, उन्होंने अपने कर्जों की जिम्मेदारी एनबीएफसीज पर डाल दी थी। ये लगातार हम चर्चा में आपको बताते रहे। रिजर्व बैंक ने 146 एनबीएफसीज का स्ट्रेस टेस्ट किया। बैंकों और एनबीएफसीज का अलग अलग स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। उनके अंदर दबाव झेलने की कितनी क्षमता है, अगर कोई मिसहैप होता है, कोई बड़ी घटना होती है, दुर्घटना होती है वित्तीय क्षेत्र में, तो क्या बैंक और एनबीएफसी बर्दाश्त कर पाएंगे। बैंकों की स्थिति कमोबेश ठीक दिखाई दी क्योंकि बैंकों के जोखिम भी कवर्ड थे और चूंकि पिछले साल से क्रेडिट की ऑफटेक कम हुई है, इंडस्ट्री में भी कम हुआ है, इसलिए बैंकों के जोखिम का स्तर कर्ज के स्तर पर कम हुआ। जहां जोखिम बढ़ा उसमें हम आगे आपसे बात करेंगे। जहां रिजर्व बैंक को सबसे ज़्यादा चिंता दिख रही वो अगले सवाल की चर्चा में लेंगे जो रिटेल लेंडिंग का है। पर एनबीएफसीज के बारे में 146 एनबीएफसीज का जो स्ट्रेस टेस्ट किया गया उसमें चौंकाने वाले नतीजे निकले और रिजर्व बैंक को इस रिपोर्ट में कहना पड़ा कि दरार बैंक में नहीं एनबीएफसी में है, यानी मुख्य बैंक में नहीं शैडो बैंक्स में है। और शैडो बैंकिंग को आप सरकार की नीतियों और रिजर्व बैंक की नीतियों का असमंजस देखिए। पूरा शैडो बैंकिंग सेक्टर इसलिए तैयार ही किया गया था कि वो बैंकों की छाया के तौर पर व्यवहार करेगा। बैंक उसे कर्ज देंगे और आगे जाकर वो कर्ज बांटेगा उन लोगों को जिनको बैंक कर्ज नहीं देते हैं। और अब लगातार
तीसरी चौथे साल बाद रिजर्व बैंक को ये महसूस हो रहा है कि बैंक की एनबीएफसीज खतरे में है। नसीहत किसने नहीं ली, सरकार ने नहीं ली या रिजर्व बैंक ने ली, नहीं पता, लेकिन हम 2018 में दीवान हाउसिंग फाइनेंस, आईएलएफएस और सीरीज में एनबीएफसीज में ऐसे ही क्राइसिस और संकट देख चुके हैं, जो कि भारत के एनबीएफसीज का एक तरीके से लीमैन मूवमेंट कहा जाता है। और अब ये रिपोर्ट बता रही, जिसकी सुर्खियों में थोड़ी गुलाबी तस्वीर है बैंकों को लेकर, पर अगर आप पलट कर देखें तो बैंकों के खाते में रिस्क नहीं है, पर बैंकों ने जो कर्ज एनबीएफसी को दे रखा उस खाते में बड़ा रिस्क है। तो दरअसल वो कर्ज बैंकों का ही है, पैसा बैंकों का ही है, बैंकों के खाते में तो एनपीए कम दिख रहे हैं, पर एनबीएफसीज संकट में है। और ये जो कनेक्टेड लेंडिंग का संकट है वो इस एफएसआर रिपोर्ट में सुर्खियों के भीतर छिपा हुआ है और निकलकर सामने आता है। एनबीएफसीज का भविष्य क्या होगा, आरबीआई क्या बदलाव करेगा या इसी स्थिति में चलती रहेंगी, देखने वाली बात होगी। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि साल खत्म हो रहा है और आपको पता रहे कि रिजर्व बैंक ने एनबीएफसीज की तबीयत सुधारने के लिए, सेहत सुधारने के लिए पिछले 1 साल में तमाम उपाय किए, उनको बदला, छोटी एनबीएफसीज बंद की, उनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी के नाम बदले। फिर भी साल के अंत में भारत का केंद्रीय बैंक बता रहा है कि एनबीएफसीज खतरे में है, रिस्क में है और वहाँ जोखिम बढ़ गया है। सर, एक खतरे पर जो और रेखांकित किया आरबीआई ने वो था रिटेल लेंडिंग को लेकर। इस पर आरबीआई क्यों परेशान लग रहा है? ये दूसरी बड़ी चुनौती और दूसरा बड़ा असमंजस है, और यही कंट्राडिक्शन और अंतर्विरोध है जो हमें इस साल पूरे साल भारत की बैंकिंग में दिखाई दिया। जनवरी से लेकर मार्च तक सरकार और आरबीआई और बैंक से कहते रहे कि भारत में परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोग कर्ज ले रहे हैं और लोग कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के आंकड़े सुर्खियों में छपते रहे, पर्सनल लोन के आंकड़े सुर्खियों में छपते रहे। अब ये एफएसआर रिपोर्ट बता रही है कि यही तो एक सेक्टर था जहां बैंक लेंडिंग कर रहे थे। 15%, 15.5% की ग्रोथ हमने देखी रिटेल लेंडिंग में पिछले साल के दौरान। इसमें ज़्यादातर कर्ज थे, वह पर्सनल लोन थे, क्रेडिट कार्ड लोन थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बैंक जहां कर्ज दे रहे हैं वहां सबसे ज्यादा जोखिम यहां है, और बैंकों ने जहां परोक्ष रूप से कर्ज दे रखा है वहां एनबीएफसीज में जोखिम है। तो बैंकों की तस्वीर तो ठीक ठाक है, लेकिन उनके एक हाथ में रिटेल लेंडिंग का खतरा है और दूसरे हाथ में एनबीएफसीज के लोन का खतरा है। उनके अपने खाते में चीजें साफ सुथरी हैं, अब इसे आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं कि उनके हाथों में तो में चुनौती है। रिटेल लेंडिंग को लेकर रिजर्व बैंक का नजरिया एकदम अक्टूबर के बाद बदला। हमने आपको बार बार रिपोर्ट किया और बताया। ये एफएसआर रिपोर्ट ये कहती है कि जो सबसे ज्यादा रिस्क प्रोफाइलिंग है कंज्यूमर्स की वो खराब हो रही है। बैंकों ने उपभोक्ताओं की सही रिस्क प्रोफाइलिंग पर ध्यान नहीं दिया है। छोटे आकार के लोन्स में डिफ़ॉल्ट और पेमेंट्स के डिले बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा पूरी की पूरी रिटेल सेगमेंट के सिनेरियो में कुछ ही ऐसे लोन हैं या कुछ ही ऐसे सेगमेंट हैं जहां आप सुरक्षित या सिक्योरिटी कर सकते हैं। और रिजर्व बैंक ने सिर्फ कहा ही नहीं, आपको याद है इससे पहले नवंबर में रिजर्व बैंक ने इन सारे लोन्स पर रिस्क वेटेज रेशियो बढ़ा ही दिया था। इसलिए एक तरह से रिजर्व बैंक ने इन्हें जोखिम भरा लोन साबित ही कर दिया था और घोषित कर दिया था। तो इस रिपोर्ट में उसे यही कहना था। तो बैंकिंग तस्वीर का सुर्खी यह है कि बैंक स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, चुस्त हैं, पर भीतर यह है कि बैंकों के दो हाथों में दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक हाथ में रिटेल लेंडिंग की चुनौती और दूसरे हाथ में एनबीएफसी के कर्ज हैं। सर, और क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में जो ध्यान देने वाला है? एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में सामने निकल कर आई, जो मुझे लगता है इस रिपोर्ट की सबसे खास बात है, जिसे आमतौर पर सुर्खियों से अलग रखा गया। रिजर्व बैंक ने पहली बार स्टॉक मार्केट की तरफ घूमकर देखा और 3-4 बेहद महत्वपूर्ण बातें इसमें कहीं, जो इस साल को छोड़ते छोड़ते या साल को ख़त्म करते करते हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से प्रभावित होते हैं। आप भले ही कहें कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते, लेकिन आपका पीएफ का लगा हुआ पैसा भी स्टॉक मार्केट में जा रहा है। अगर आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है तो भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से आप प्रभावित होते हैं। परोक्ष रूप से सारा स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव आपको प्रभावित करता है। रिजर्व बैंक ने 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें अपनी इस रिपोर्ट में कही, जो नसीहत के तौर पर ले जानी चाहिए अगले साल में हमें। पहली चीज तो रिजर्व बैंक ने यह कहा कि भारत के निवेशकों के बीच में जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें निवेश की लालच और निवेश का दौर बढ़ रहा है, और इसका बड़ा रिस्क है निवेशकों के ऊपर। रिजर्व बैंक ने अपने विस्तृत डेटा में कहा कि जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप और मिड कैप इंडेक्स हैं, इन्होंने निफ्टी या जो बड़ी कंपनियों के इंडेक्स हैं उनको डाइवर्ज किया, उनसे बिल्कुल अलग किया, और इनके जो वैल्यूएशन थे, इनमें जो बढ़ोतरी थी वो खतरे का संकेत थी, और इसमें लगातार निवेश किया गया। ये बात साल के दौरान भी बीच में 1-2 बार निकल कर आई। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने भी इस पर अपनी सतर्कता की रिपोर्ट दी। हालांकि सेबी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेगुलेटर मान रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रैली है वो बबल है,
इसको आप स्पष्ट रूप से मान सकते हैं। ऐसा रिजर्व बैंक ने अपने बबल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर रिजर्व बैंक ने घुमाकर यही कहा है कि उसमें जो रैली दिखाई दे रही है वो बबल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक ने कही, वो कहा कि इक्विटी मार्केट में छोटे निवेशकों का पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ा है। अब आप सोचिए, एक तरफ बहुत सारे विशेषज्ञ आपको बताते मिलेंगे इक्विटी मार्केट में छोटे निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ना अच्छी खबर है, पर रिजर्व बैंक मान रहा है अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि खासतौर पर ये छोटी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जिनके शेयर के प्राइस सस्ते हैं और जिनके बारे में इन्हें पता नहीं है। कल हम आपको बता चुके हैं कि स्टडी के मामले में कि डेरिवेटिव्स मार्केट में और फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में क्या हो रहा है। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि छोटे निवेशकों को इक्विटी मार्केट में सीधे पार्टिसिपेशन से बचना चाहिए और समझदारी के साथ निवेश करना चाहिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के म्यूचुअल फंड्स ने भी ऐसा ही निवेश किया है जो खतरनाक है। उनमें भी जो निवेश जा रहा है उसमें भी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के जो म्यूचुअल फंड हैं या स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स हैं उनमें बड़ा निवेश आया है, क्योंकि उनसे बेहतर रिटर्न आया है। तो ये 3 बड़ी नसीहतें हैं जिन नसीहतों को रिजर्व बैंक ने भारत के निवेशकों के लिए भेजा है, सेबी और रेगुलेटर्स के लिए भेजा और उन सारे कंसल्टेंट एडवाइजर्स के लिए भेजा है जो सुबह से शाम तक आपको तरह तरह के शेयर खरीदवाने की सलाह देते रहते हैं। तो अगले साल जब आप अपने वित्तीय साल की शुरुआत करें तो थोड़ा चुटकी भर नमक लेकर ये बातें सुने और समझें, क्योंकि रिजर्व बैंक, भारत के रिजर्व बैंक को स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में खतरा और जोखिम बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस बात का आरबीआई को डर है, इसलिए डरा है आरबीआई कि छोटे निवेशक अगर छोटे शेयरों में फंसे और ये रैली कहीं पलटी तो क्या होगा। अगली खबर, बड़े ग्लोबल बैंक इन दिनों धनाढ्य भारतीयों से दूरी बरत रहे हैं। बीते दिनों में बड़े ग्लोबल बैंकों ने अमीर भारतीय ग्राहकों के अकाउंट बंद कर दिए हैं। इनमें 2 ब्रिटिश बैंक, 1 स्विस बैंक और 1 अमीरात का बैंक शामिल है। चारों बैंकों ने पिछले 2 महीने में 2 दर्जन से ज़्यादा अमीर भारतीयों के अकाउंट बंद कर दिए। सर, क्यों कर दिए अकाउंट बंद? आपको याद होगा कि इस साल भारत ने अपनी LRS जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसकी प्रक्रिया बदली और उसकी रोशनी में जो विदेश में बैंकों के खाते थे उन्होंने अपने मिनिमम बैलेंस अकाउंट को बढ़ाया। चूंकि अब सरकार की तरफ से भारत से बाहर पैसा भेजने को लेकर नियम बदले और सख्ती की गई है, तो भारत के HNIs को इन अकाउंट्स को संचालित करने में या इनके बैलेंस के नियम मानने में दिक्कत हो रही है। और इसलिए भारत के जो अमीर लोग हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ फैमिलीज़ हैं, उनके अकाउंट अब दुनिया के बैंकों में बंद हो रहे हैं। और जो मिनिमम बैलेंस एक ऑफशोर बैंक में, एक बड़े ऑफशोर बैंक में फिक्स किया जाता है वो करीब $1 मिलियन के आसपास होता है, लेकिन अब बदलते नियमों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने उस मिनिमम बैलेंस को बढ़ा दिया है और इसलिए अब उन्हें भारत के निवेशकों से अपना नाता तोड़ना पड़ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले के खतरे को देखते हुए तकरीबन आधे मालवाहक जहाज लाल सागर और सुएज नगर के रास्ते से आवाजाही से बच रहे हैं। फ्लैक्सपोर्ट इंक की ओर से जुटाए गए आंकड़ों से पता चला कि 299 मालवाहक जहाज़ों ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या बदलने की योजना बना रहे हैं। मालवाहक जहाज़ों की ये संख्या 1 हफ्ते पहले संख्या से लगभग दोगुनी है और वैश्विक क्षमता का तकरीबन 18% के बराबर है। सर, ये रास्ता नहीं तो फिर कौन सा रास्ता और इसका असर क्या? देखिए, हमने कल आपको बताया था ये बात कि पूरे स्वेज की बेल्ट में, पूरी स्ट्रिप में, अगर आप पूरी स्वेज नहर और उसके बाद जो यमन के पास का इसका जो स्ट्रेट है जो कि अफ्रीका के हॉर्न और यमन के बीच में दिखाई देता, इस हिस्से में जो गतिविधियां हैं और जिस तरीके की रिस्क है शिपिंग पर, वो शिपिंग कंपनियों को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर करेगी। और 18% से 19% शिप्स ने अपना रास्ता बदला। और रास्ता कहाँ बदला? रास्ता पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप से आ रहे हैं, जो करीब 25% लंबा रास्ता है और 10 से 12 दिन का अतिरिक्त सफ़र इन शिप्स को करना पड़ेगा। जो शिप्स यूरोप से या ब्लैक सी से या मेडिटेरेनियन से आ रहे हैं, वो पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से होकर फिर हिंद महासागर में प्रवेश करेंगे और फिर पूर्व की तरफ और अपनी यात्रा करेंगे। कुछ कंपनियां हैं, कुछ शिपिंग कंपनियां, मार्क्स जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी शिपिंग लाइंस को थोड़े स्तर पर 2-4 शिप्स को चलाना शुरू किया है। कुछ बड़ी कंपनियों ने बिल्कुल चलाना शुरू नहीं किया। उन्होंने तय किया है कि वो दूर के रास्ते से जाएंगे और दूर के रास्ते से जाने का मतलब है कि भारत और इस देश इलाके के सारे क्षेत्रों में एक तो गैस और तेल की आपूर्ति में देरी होगी, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट जो यूरोप से भारत में आते हैं या भारत के इलाकों या एशिया में आते हैं और एशिया से जाते हैं, उनमें सब में देरी होगी और शिपिंग के किराए तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि इतना लंबा रास्ता है। पूरा शिपिंग ट्रेड, दुनिया का पूरा शिपिंग ट्रेड इससे लड़खड़ा गया है और एक और दूसरा रास्ता जो पनामा कैनाल वाला है वो भी मुश्किल में है, क्योंकि वहाँ पानी कम होने के कारण, सूखे के कारण वहाँ से भी जहाज़ों की आवाजाही सीमित है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के जेब के सर्वे की।
आज का अध्याय है निवेश। कमाई की बात हो गई, खर्च की बात हो गई, बचत की बात हो गई। बचत में आंकड़े आपने देखा कि भारत में 88% भारतीय ऐसे निकले जो कुछ ना कुछ बचत करते हैं, लेकिन बचत करके वो निवेश नहीं करते हैं। जी हाँ, निवेश के आंकड़े यही बता रहे हैं। देखिए, देश के सबसे बड़े पर्सनल फाइनेंस सर्वे में 35,000 परिवारों पे जो सर्वे है उसमें क्या पता चला कि भारत में केवल 24% परिवार ऐसे हैं जो निवेश करते हैं। जी हाँ, बचत तो 88% करते हैं, लेकिन केवल 24% परिवार ऐसे हैं जो निवेश करते हैं। 2022 में 22% थे, 23 में बढ़ के 24% हो गए। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि शायद कोविड की वजह से नहीं कर पाए होंगे, अब कर रहे होंगे। ये आंकड़ा बताता है कि शायद नियत में ही निवेश नहीं है, बचत है, कि बचत कर लिया काफ़ी है। निवेश नहीं करते 76%। सर, कितनी चिंता की बात है ये। देख, हो सकता है आप जैसे बहुत सारे लोग हों, 76% लोग भारत में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बचत और इन्वेस्टमेंट में बुनियादी फ़र्क है कि बचत आप अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, इमरजेंसी फंड बनाते हैं, बीमा में पैसा लगाते हैं, लेकिन निवेश आपको बेहतर ज़िंदगी के लिए भविष्य की योजनाओं के हिसाब से दिखता है। और ये स्थिति तब है जब हमने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में निवेश पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बढ़ा। और इसका मतलब ये मुझे महसूस होता है कि भारत में भी में निवेश के बाजार में भी एक खास किस्म का के शेप स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है। जो लोग निवेश पहले से कर रहे हैं वही निवेश कर पा रहे हैं। अगर उनकी 2 SIP थी तो उनकी 4 SIP हो गई हैं, लेकिन नया बाजार आकर निवेश के दायरे में शामिल नहीं हो रहा है। इसलिए भारत की बहुत बड़ी आबादी, हमने आपको बताया था, करीब 80% लोग बचत करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ सेविंग है, पर उसमें से 76% लोगों का अगर नंबर देखें तो उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये जितना भी स्टॉक मार्केट की खबरें आप सवेरे से शाम तक देखते हैं, म्यूचुअल फंड की बढ़ोतरी की खबरें देखते हैं, उनका इन लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है। इनकी ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट का बढ़ना और सेंसेक्स का रिकॉर्ड पर पहुंच जाना और इस साल नया रिकॉर्ड बनाना और साल में 16-17% का रिटर्न देना, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाने वाला नहीं है, क्योंकि बदलाव कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि वो निवेश नहीं कर रहे हैं। अब अगली बात, चलिए निवेश तो करते हैं। आपने देखा कि 24% लोग ऐसे हैं जो निवेश करते हैं। निवेश करते कहाँ हैं? क्या उनका निवेश ऐसा निवेश है जो महंगाई को मात दे? अब आप ये अगला आंकड़ा देखिए। वो निवेश करते हैं, 17% लोग निवेश करते हैं प्रॉपर्टी में। देखिए, पहले तो मुट्ठी भर लोग निवेश करते हैं, उसमें से भी 17% लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, 10% म्यूचुअल फंड में करते हैं, 9% शेयर बाज़ार में करते हैं। शेयर बाज़ार के निवेश को, जैसा अंशुमान जी कहते हैं कि एक चम्मच नमक के साथ लीजिए, चुटकी नहीं, चम्मच के साथ लीजिए, क्योंकि उसमें भी हम आंकड़े पढ़ते रहते हैं कि वायदा बाजार में क्या होता है और स्टॉक मार्केट में क्या होता है। यूलिप में 9% निवेश करते हैं। यूलिप का प्रोडक्ट भी आप जानते हैं, ये प्योर निवेश का प्रोडक्ट नहीं है, इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। तो निवेश की पूरी बास्केट में आप देखिए, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और यूलिप, ये 4 बड़े निवेश हैं। सर, इस आंकड़े को और बेहतर तरीके से कैसे समझें? इस आंकड़े में एक महत्वपूर्ण बात दिखती है, 2022 की तुलना में 2023 में प्रॉपर्टी में निवेश में थोड़ी कमी आई। इस आंकड़े को देखें तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के हमने प्रॉपर्टी एक ऐसा मार्केट देखा 2023 में शुभम जिसमें कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दी। इसके अलावा जितने भी एसेट क्लास थे उनमें बढ़ोतरी दिखाई दी। म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, जैसा हमने कहा कि जिन लोगों ने एक SIP खोल रखा था या चला रखा था उन्होंने दूसरे SIP लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट में शेयर बाजार जैसे रिटर्न दिखाई दे रहे थे। शेयर बाजार में निवेश में बड़ी बढ़ोतरी हुई, कब लगभग 3 गुना निवेश हो गया। यानी जिन लोगों के पास शेयर बाजार में एक्सपोजर था या नहीं था, उन्होंने बाजार में निवेश करना, डीमैट अकाउंट इसीलिए तेजी से बढ़ते दिखे। कितना समझदारी के साथ निवेश हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, हिसाब तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों ने पूरे साल में कई बार निवेश किया। क्या उनके रिटर्न साल के अंत में उतने आए? खुद से पूछिएगा अगर आप निवेशकों में हैं, क्या पूरे साल आपने जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, चूंकि आप साल का समापन है, तो अपनी बैलेंस शीट बनाइएगा और देखिएगा कि क्या आपको उतना रिटर्न मिला जितना सेंसेक्स और निफ्टी ने साल में रिटर्न दिया था, या आपने को गोल्ड ने उतना रिटर्न दिया जितना रिटर्न आप साल में गोल्ड ने बाकी लोगों को दिया था। लेकिन इसके बाद अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो 17% का हिस्सा आप अलग कर दें प्रॉपर्टी में, जो कि बहुत तेजी से लिक्विड निवेश नहीं है, जिसमें निवेश होने के बाद इंतजार किया जाता है। तो कुल जहां से अच्छे रिटर्न आ रहे थे वो उस हिस्से में 24% निवेशों में भी केवल 19% निवेश ऐसा था जिसको आप मान सकते हैं जहां से स्टॉक मार्केट के रिटर्न को या बाजार में जो रिटर्न मिल रहा था उसे लोगों ने उसका लाभ लेने की कोशिश की। इस आंकड़े को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बचत कर रहे हैं और आपके पास थोड़ा भी सरप्लस है तो उसे समझदारी के साथ निवेश करिए, क्योंकि बाजारों में बढ़ोतरी का फ़ायदा सिर्फ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपका भी उतना ही हक है बाजार की तेज़ी से लाभ लेने का। अब आप किस राज्य में रहते हैं और आपका राज्य निवेश के मामले में कैसा, ये जान लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन से 3 वो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं।
नंबर 1 हरियाणा, चंडीगढ़ नंबर 2, गुजरात नंबर 3। निवेश के मामले में ये 3 राज्य सबसे ऊपर आते हैं। जो 24% परिवार निवेश करते हैं औसत भारत के, उनमें सबसे ज़्यादा परिवार हरियाणा में आते हैं। सर ये राज्य क्यों? औसतन हमने ये देखा कि इसमें चंडीगढ़ गढ़ के आंकड़े को अगर आप देखें तो चंडीगढ़ में इनकम के लेवल्स अच्छे हैं। इस बार हमने हरियाणा से निवेश में बढ़ोतरी देखी। डिमैट अकाउंट की संख्या में भी ये दिखाई दिया कि हरियाणा से निवेश में बढ़ोतरी। गुजरात लगभग अपने उस स्तर पर निर्भर है 34 से 35% के आसपास का के परिवार निवेश करते हैं। अब यहाँ आपको इस आंकड़े को थोड़ा पीछे जाकर भी देखना पड़ेगा, जो हमने आपको इसमें पिछले किश्तों में दिखाया था कि कौन सा राज्य और किस राज्य के परिवार कमाई और बचत में, इनकम और बचत में किस श्रेणी पर उपलब्ध हैं और कहाँ मौजूद हैं। उस हिसाब से निवेश की प्रक्रिया तय होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक खबर झटपट में भी ले ही लीजिए। इस साल का लर्निंग मेरा ये है, लिक्विड फंड अगर आपके पास हैं तो वहाँ से पैसा निकालिए, इक्विटी फंड्स में डालिए जहाँ आपको रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। म्यूचुअल फंड कंपनियां 250 रुपये की SIP शुरू करने की योजना पर काम कर रही हैं। अगर ये शुरू होती है तो निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 2023 के लिए मेरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल लर्निंग रही है गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। देख रहे हैं इन लोगों को कैसे दिन भर पैसे पैसे की बातें करते रहते हैं। मैंने एक FD ले ली, लेकिन वही पैसे अगर मैं म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में लगाता तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलता। तो ये गलती की। 2023 की सबसे बड़ी लर्निंग मेरे लिए पर्सनली, शादी से पहले एक फाइनेंशियल कॉर्पस होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया। बचत की बात होती है, बचत तो मैं कर ही नहीं पाया हूँ, अभी तक नहीं कर पाया हूँ। जो भी कमाता हूँ सब खर्च कर देता हूँ। 2023 में मैंने भी कोई खास नहीं जोड़ा, न बचाया, मुझे आता ही नहीं है। अब लेकिन 2024 में मैं जरूर पैसे जोड़ूंगा और कहीं सही जगह पे लगाऊंगा। निवेश कहाँ करना है और ये जो रोकड़ा है ना, ये अब मैं बताऊंगा कि कैसे बचाया जाता है। 2023 में हमने देखा IPO में ज़बरदस्त कमाई होते हुए दिखाई दी, लेकिन 2023 की सबसे बड़ी सीख ये रही कि बहुत सारे IPOs ने लोगों को नुकसान भी कराया है, जिसमें IRM एनर्जी शामिल है, सूरज स्टेट जैसे शेयर शामिल हैं, IPO शामिल है। तो सीख सबसे बड़ी ये है कि सोच समझ करके निवेश करें, किसी भी IPO पर आंख मूंद करके पैसा ना लगाएं। तो निवेश करते टाइम कम टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता, आपको वो लंबा टाइम लेकर के चलना है, यानी कि धैर्य के साथ में जो पैसा निवेश कर रहे हैं उसके रिटर्न का इंतजार करना है। ये सबसे बड़ी सीख है। पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा रहा और काफ़ी रिटर्न्स भी अच्छे मिले हैं और IPOs भी बहुत सारे आए। एक IPO में मुझे भी अच्छा मौका मिला कमाने का। अरे यार अभी डिस्टर्ब मत करो, मेरा शो होना है, बहुत काम पड़ा है बाकी। और कैसे पैसे, कैसी इन्वेस्टमेंट, 1 तारीख को सैलरी आती नहीं कि पूरी सैलरी का मोह मोह रहता है। इस साल शेयर बाजार ने करीब 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। न केवल इस साल बल्कि पिछले 8 साल से लगातार शेयर बाजार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि बाजार गिरेगा तो मैं अपने निवेश की शुरुआत करूंगा, तो उसको आप भूल जाइए, क्योंकि मेरी भी यही सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आज तक कभी म्यूचुअल फंड में निवेश किया ही नहीं। तो सबसे अच्छा टाइम वही है जब आपने सोच लिया कि हाँ मुझे निवेश करना है, तभी आप शुरुआत कर दीजिए। इस साल की मेरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती थी कि मैं एक फ्रॉड के झांसे में आके 20,000 रुपये गंवा दिए। 2023 में मेरी जो फाइनेंशियल मिस्टेक रही है वो है क्रिप्टो। मैंने पहली बार बिना सोचे समझे किसी अनरेगुलेटेड प्रॉपर्टी में निवेश किया, जिससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। मनी 9 अब मिलियन क्लब में शामिल हो चुका है और बहुत सारे अवार्ड भी मिले इस ईयर। तो इट वॉज डेफिनेटली अ हैप्पी न्यू ईयर। दिग्गज फूड कंपनी जोमेटो को 401.7 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। कारण बताओ नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि उसने 2.5 साल में डिलीवरी चार्ज के तौर पर ग्राहकों से जो पैसा वसूला उस पर टैक्स के साथ ब्याज और पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। जीएसटी की तरफ से कंपनी ने ये को नोटिस मिला है। जोमेटो ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी में ये बात बताई है। तो ये आज हमारी झटपट की खबर थी। सर आज झटपट पे आपसे टिप्पणी नहीं लेते हैं, साल का अंतिम मनी सेंट्रल है ये। आप चलते चलते क्या एक ऐसी सीख देना चाहेंगे, आपको लगता है कि जो मनी सेंट्रल के एकदम लॉयल हमारे व्यूअर हैं, रोजाना 10, 15, 20 हज़ार लोग जो रोज़ हमें देखते हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे साल से हम क्या सीखें जो उनको बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए और नए साल का पहला संकल्प होना चाहिए? हम विस्तार से इसे क्यों बताएं। आप साल का समापन हो रहा है 31 दिसंबर को और 31 दिसंबर को इकनॉमिक कम भी आएगा और इस बार के इकनॉमिक कम में हम दुनिया की किसी पॉलिसी की, सरकार के बजट की, नीतियों की, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इस बार हम आपको वो बताएंगे जो हमने
और तमाम लोगों ने पूरे साल में बाजार से सीखा। आपने भी शायद ऐसा ही कुछ सीखा होगा, आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ होगा। इस बार 31 दिसंबर को रविवार को इकोनॉमिकम जरूर देखिएगा मनी 9 के सुपर ऐप पर, और उस इकोनॉमिकम की रोशनी में अपना चेहरा देखिएगा। वो एक किस्म का आईना है जो हमने भी पूरी टीम ने, मनी 9 की टीम ने एक दूसरे को दिखाया और देखा, और हमें चाहते हैं कि सारे लोग उस आईने को देखें और समझें कि हम दरअसल खड़े कहाँ हैं, पैसे को लेकर हमारे जीवन में हम कैसे सोचते हैं, हमारी तौर तरीके क्या हैं, और आंकड़े क्या बताते हैं कि हमने इस साल किया क्या दरअसल बाजार में। जबकि बाजार में ये पहला साल था कई दशकों में जिसमें तीनों हिस्सों में बाजार के सबसे शानदार रिटर्न आए। डेट ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया, म्यूचुअल फंड्स ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया, और गोल्ड और स्टॉक मार्केट ने भी सबसे अच्छा रिटर्न दिया। केवल प्रॉपर्टी को छोड़ दें तो पूरा बाजार जो 2023 में सबको रिटर्न दे रहा था, भर भर को लुटा रहा था। एफडी में पैसा लगाया तो भी अच्छा रिटर्न, गोल्ड 13% रिटर्न, स्टॉक मार्केट 16% रिटर्न, म्यूचुअल फंड में भी 15-16% रिटर्न। उसके बाद भी आप कहाँ खड़े थे इस रैली में, इस बस में? क्या आप सवार हुए, या इस साल आपने क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा कर्ज ही उठा लिया? इस बार ज़रूर देखिएगा इकोनॉमिकम आंकड़ों के साथ, आपको भी महसूस होगा, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, भारत के तमाम लोगों के लिए इस बार वो आंकड़ों का आईना है जो हम 31 दिसंबर के दिन इकोनॉमिकम आपको मनी 9 के सुपर ऐप पर मिलेगा। लेकिन ये आपको इसी साल देखना है तो आपको डाउनलोड करना होगा मनी 9 का सुपर ऐप, क्योंकि ये इकोनॉमिकम जिसका जिक्र अंशुमान जी ने अभी किया, ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा मनी 9 के सुपर ऐप पर। अगर नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। बाकी 2 दिन छुट्टियां हैं, साल छुट्टियों के साथ ख़त्म हो रहा है, तो आप भी अच्छे से नए साल का स्वागत कीजिए। नए साल में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।